सो हेलो एवरीवन। तो आज यार केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 16 लेते हैं। आज के लेक्चर में जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है वंडर वॉल फोर्सेस। वंडर वॉल फोर्सेस में यार 5 तरह की फोर्सेस आती हैं। पहली है आपकी आयन डाइपल इंटरैक्शन या आयन डाइपल फोर्स बोल लो। उसके बाद हम बात करेंगे डाइपल डाइपल इंटरैक्शन की। उसके बाद हम बात करेंगे आयन इंड्यूस डाइपल इंटरैक्शन की। फिर हम बात करेंगे डाइपल इंड्यूस डाइपल इंटरैक्शन की और लास्ट में बात करेंगे लंडन फोर्सेस की। ये 5 तरह की फोर्सेस आती हैं जिनको कलेक्टिवली हम वंडर वॉल फोर्सेस बोल देते हैं। तो आज के बाद इस टॉपिक से अगर आपका जेई मेंस की बात करूं या नीट की बात करूं या जेई एडवांस की बात करूं, अगर इससे आपका कोई क्वेश्चन आ रहा होगा तो आज आपको इतना कंटेंट मिल रहा होगा कि इसके बाद आप हमेशा उस चीज का क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। आज जाइए आप इस साल एग्जाम देने वाले हो, जाइए इससे अगले साल, जाइए 10 साल बाद देने वाले हो, जाइए आपके बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। आज के बाद अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया चाहे जेई में या नीट में तो आपसे हो रहा होगा। ठीक बात है। तो चलो हेडिंग डालो, शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 16। देखो आज हल्का सा इग्नोर करना, हॉस्टल में हल्की सी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो मैं भी कुछ बैकग्राउंड साउंड आए। हालांकि मैंने पूरी विंडोज वगैरह बंद कर दी हैं और तकिए वगैरह लगा दिए हैं कि आपको वॉइस आए ना, लेकिन अगर हल्की फुल्की आए तो उसको इग्नोर करना है ना। तो शुरू करते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो हेडिंग डालो। सबसे पहले बात करते हैं वंडर वॉल फोर्सेस की। देखो लेक्चर नंबर 1 आपको याद हो, अभी लिया था जब हमने केमिकल बॉन्डिंग का कुछ टाइम पहले। तो आपके नोट्स में लेक्चर नंबर 1 के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि आपकी जो बॉन्ड क्या होता है और बॉन्ड के टाइप्स बताई थी, याद है। तो उसमें मैंने बताया था कि आपको बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जैसे आयोनिक बॉन्ड हो गया आपका, है ना। इनके बारे में अब मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस पे हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, है ना, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये जो है आपकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती थी। क्या होती थी? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। अच्छी खासी इसमें फोर्स होती थी, एटम्स के बीच में अच्छी खासी मजबूती से एक फोर्स लगी हुई थी, इसलिए इनको हम स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बोलते हैं या इनको हम प्राइमरी फोर्सेस भी बोल देते हैं। प्राइमरी फोर्सेस। उसके बाद आपको याद हो तो मैंने पहले लेक्चर में इस साइड में ही वीक फोर्सेस के बारे में बताया था। तो वीक फोर्सेस यार आपकी 2 टाइप की होती हैं। अब हम आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में वीक फोर्सेस की ही बात करेंगे। आज हम वंडर वॉल फोर्सेस की बात करेंगे और कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बारे में कल बात करेंगे। फिलहाल तो ये आपके प्राइमरी फोर्सेस होती है जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है। लेक्चर नंबर 1 पे ही हम इसकी बात कर चुके थे। अच्छा, तो अब आपकी फिर उसके बाद क्या हुआ, ये तो आपकी स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गई थी। उसके बाद आई कुछ वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस का मतलब क्या है? जो कि वीक हो, बेसिकली नाम से क्लियर हो रहा है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो होती हैं उनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है 40 से 200 किलो जूल पर मोल तक होती है। कि मतलब इसके बॉन्ड को तोड़ना है अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को, तो इतनी आपको एनर्जी देनी पड़ती है। और वीक फोर्सेस के केस में 40 से नीचे ही होती है, 40 किलो जूल से नीचे ही होती है, लेस देन 40 किलो जूल पर मोल। तो वीक फोर्सेस के केस में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ती है, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो उनको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। बस इतना ही डिफरेंस है ना, लॉजिकली बात है। अच्छा, तो यार आपकी जो वीक फोर्सेस हैं उसको हम आगे जाके 2 पार्ट्स में बांट देते हैं, ठीक है। जिसमें से आज एक हम डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं वंडर वॉल फोर्सेस। तो वंडर वॉल फोर्सेस में आपकी 5 तरह की फोर्सेस आती हैं। एक तो है आपका पहली बात, इधर तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ही है ना, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे, आज अभी हम बात नहीं करेंगे। इस पे एक लंबा लेक्चर जाएगा, छोटे लेक्चर में इसका काम नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन और इन जनरल फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। इन जनरल बात कर रहा हूं, बाकी हम डिटेल में तो कल बात करेंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन
और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में सैंडविच हो जाता है तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। आज कोई दिक्कत नहीं है, आज आपको ना भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कल हम बात करेंगे इस पर डिटेल में, आराम से 1-2 घंटे तक तसल्ली से बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो फोर्सेज है जिनको हम बोलते हैं वंडर वॉल फोर्सेज। तो वंडर वॉल फोर्सेज में आपकी 5 तरह की फोर्स आती हैं। पहली है आपकी आयन डाइपल फोर्स या इंटरैक्शन बोल लो, कुछ भी बोल लो, इंटरैक्शन ही अच्छा लग रहा है सुनने में तो इंटरैक्शन ही लिखते हैं, ठीक है। आयन डाइपल इंटरैक्शन या फोर्स एक ही बात है, ठीक है। पहली ये है, दूसरी डाइपल इंटरैक्शन, तीसरा है आपका आयन इंड्यूस डाइपल इंटरैक्शन, फोर्थ है आपकी डाइपल इंड्यूस डाइपल इंटरैक्शन, नोट्स में डालो भाई इन्हें। एंड लास्ट है आपकी लंदन फोर्स, लिख देते हैं शॉर्ट में। अभी डिटेल वाला नाम भी इसका मैं बताऊंगा जब इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिफ्थ है आपकी लंदन फोर्सेस, और इन पांचों को कलेक्टिवली मिला के बोलते हैं हम वंडर वॉल फोर्सेस। इन पांचों को ही कलेक्टिवली हम बोलते हैं वंडर वॉल फोर्सेस। तो यार ये आपकी 5 तरह की फोर्सेस को आज हम डिस्कस करेंगे जिनको हम वंडर वॉल फोर्सेस बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीक फोर्सेस या वीक बॉन्ड जो है आपके वो 2 टाइप के होते हैं। एक कैटेगरी जिसके अंदर वंडर वॉल फोर्सेस आती हैं, उसके अंदर 5 तरह की फोर्सेस आती हैं, और एक है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक बात है। अगर इन दोनों में कंपेयर करें, हालांकि वंडर वॉल फोर्सेस भी आपकी वीक फोर्सेस हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपका वीक फोर्स ही है, लेकिन अगर इन दोनों में कंपैरिजन पूछें आपसे कि वंडर वॉल फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वंडर वॉल फोर्सेस से, ठीक बात है। वैसे मैथमेटिकल चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे इसकी बॉन्ड एनर्जी लेस देन 8 किलो जूल पर मोल होती है, और इसकी 8 किलो जूल पर मोल से 40 किलो जूल पर मोल तक होती है। याद नहीं रखोगे वैल्यू तब भी चलेगा, ठीक है। तो इस वंडर वॉल फोर्सेस के बीच में जो फोर्सेस होती हैं, इनको तोड़ने के लिए 8 किलो जूल पर मोल से कम एनर्जी में ये टूट जाते हैं, मतलब कम एनर्जी में ये टूट जाते हैं। इसको थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगती है तोड़ने के लिए। इससे क्लियर हो रहा है कि जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है, मतलब वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो ए बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू इसके, ठीक है, अगर इन दोनों में कंपैरिजन की बात हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तो हम कल देखेंगे अच्छे से। आज बात करते हैं इन 5 फोर्स के बारे में, अब हम बात करेंगे एक एक करके इन पे बात करते हैं, ठीक है। चलो ओ जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी तो मेरी औकात नहीं है, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी तो मेरी औकात नहीं है, चमक ए धमक। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं आयन डाइपल इंटरैक्शन की। आयन डाइपल इंटरैक्शन की हाँ, पहली बात मुझे बताओ, डाइपल मोमेंट किसका 0 नहीं होता है? डाइपल मोमेंट करा चुका हूं आपको। जिस मॉलिक्यूल का डाइपल मोमेंट 0 नहीं होता है उसको हम क्या बोलते थे? पोलर मॉलिक्यूल, राइट। तो जिसका डाइपल मोमेंट नॉन जीरो
वो पोलर मॉलिक्यूल होता था, और जिसका डाइपोल मूवमेंट 0 आ जाता था वो आपका नॉन पोलर होता था, राइट। जिसका डाइपोल मूवमेंट नॉन 0 वो आपका पोलर, और जिसका डाइपोल मूवमेंट 0 वो आपका नॉन पोलर। ये बात हम डाइपोल मूवमेंट में ही 2 घंटे लेक्चर ले चुके थे, इसमें सारी बात हमने एक की थी। अब देखो, नाम से पहले क्लियर करो, आयन डाइपोल इंटरैक्शन मतलब है किसके बीच में इंटरैक्शन हो रही होगी। एक तो आपका आयन होगा, ठीक बात है, आयन तो हो गई, और डाइपोल किसका होता है, पोलर मॉलिक्यूल का। डाइपोल मूवमेंट नॉन 0 होता है ना, मतलब डाइपोल मूवमेंट की कुछ वैल्यू होती है, तो मतलब डाइपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल। तो आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरैक्शन होती है उसको बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। नाम से ही आपको चीजें क्लियर, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको रटना ना पड़े। आयन डाइपोल इंटरैक्शन, आयन का मतलब आयन और डाइपोल का मतलब पोलर मॉलिक्यूल। तो एक आपके पास आयन है, एक आपके पास पोलर मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन है उसको बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक बात है। चलो अब बात करते हैं इस पे। पहली बात तो आपको नाम से क्लियर हो गया होगा कि अच्छा किसके बीच में फोर्स की बात हो रही है। चलो तो देखो, जैसे आपको याद हो तो हमने अभी जस्ट पिछले लेक्चर में ही हाइड्रेशन एनर्जी जब हम कर रहे थे तो हमने रिएक्शन एक लिखी थी, याद है कि भूल गए? कोई तो बोल रहा है भूल गए, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? ये रिएक्शन हमने लिखी थी, राइट? आपको याद होगी, ठीक है, याद है सबको, मुझे पता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है आपकी, ये हमने लिखी थी कि जब वाटर की प्रेजेंस में NaCl आपका टूटता है तो ऐसे एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें हमने देखा था कि जो आपका सोडियम पॉजिटिव था एक्वस में, ये आपका क्या कर लेता है, वाटर इसके आसपास सराउंड कर लेता है, वाटर इसको आसपास से घेर लेता है ना, वाटर इसको आसपास से ऐसे घेर लेता है कि अब तुझे जाने नहीं दूंगा। ये सारी बात हम वैसे तो 2-3 बार कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से हमें जरूरत पड़ रही है, तो हम वापस इसको बेचारे को बीच में फंसा देंगे। तो ऐसे आपको पता है कि एक क्लस्टर बन जाता था, क्योंकि इधर डेल्टा नेगेटिव था, इधर डेल्टा पॉजिटिव, है ना, ऐसे इधर पोलैरिटीज के कारण ऐसे हाँ। तो ये होता था कि आपका सोडियम आयन है, ठीक है, तो इसके साथ इनकी इंटरैक्शन हो जाती थी। ऑक्सीजन अपनी मुंडी लेके आता था, सिर लेके आता था, और ऐसे इसके साथ इंटरैक्शन ऐसे कर लेता था, क्योंकि इधर पार्शियल नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में इंटरैक्शन हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, तो एक दूसरे को इंटरैक्ट कर रहे हैं। और ये जो इंटरैक्ट कर रहे हैं, इस फोर्स को ही हम बोलते हैं आयन डाइपोल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। मैंने आपको याद हो तो हाइड्रेशन एनर्जी में लास्ट में लिखाया भी था कि हाइड्रेशन एनर्जी जो लॉस हो रही है वो किस इंटरैक्शन के कारण हो रही है, तो उधर एक लाइन लिखाई भी थी कि आयन डाइपोल इंटरैक्शन के कारण, पिछले लेक्चर में ही वही बात है, ठीक है। कि देखो एक आपके पास आयन है और एक मॉलिक्यूल है जिसके पास डाइपोल है, एक मॉलिक्यूल है जिसके पास डाइपोल्स है। तो आयन और डाइपोल के बीच में जो इंटरैक्शन हो रही है उसको बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक बात है। और चाहो तो जैसे ये तो चलो इसकी एग्जांपल होगी हाइड्रेशन की। जैसे मान लो एक आपके पास आयन है, ये आपके पास आयन है, और ये मान लो आपके पास HCl है ना। एक आपके पास आयन है, एक HCl है। अब HCl आपको पता है क्या है, HCl एक आपका पोलर मॉलिक्यूल है ना। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है इनमें, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है जिसके कारण इधर डेल्टा पॉजिटिव आया, इधर डेल्टा नेगेटिव आया। इसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो मतलब इस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, तो इधर अब डेल्टा पॉजिटिव दिख रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी जीभ लपल पाएगी। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो नेगेटिव चार्ज आयन का और पॉजिटिव चार्ज
जो डाइपल का है ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे ऐसे, और इस इंटरैक्शन को ही हमने नाम दिया, इस इंटरैक्शन को ही हमने नाम दिया आयन डाइपल इंटरैक्शन, या ए इंटरैक्शन जो है ये भी आपकी आयन डाइपल इंटरैक्शन ही है, कि आयन और डाइपल के बीच में जो इंटरैक्शन हो रही है, आयन और डाइपल के बीच में जो इंटरैक्शन हो रही है उसको बोलते हैं आयन डाइपल इंटरैक्शन। क्लियर है बात? छोटी सी बातें हैं, ठीक है। ऐसे 2-2 4-4 मिनट लगेंगे हर एक टॉपिक को, हर एक जो 5 तरह की फोर्सेज हैं उसको समझने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। 1 घंटे के अंदर सारा काम आई थिंक खत्म हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये आपकी होती है आयन डाइपल इंटरैक्शन। जो आज हम 5 तरह की फोर्सेस करेंगे ना, जो मैं सीरियल ऑर्डर लेके चल रहा हूं कि पहले आयन डाइपल डिस्कस करेंगे, फिर डाइपल डाइपल डिस्कस करेंगे, फिर आयन इंड्यूस डाइपल, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा हूं कि एफ जो वंडरवॉल फोर्सेस में 5 तरह की फोर्सेस हैं उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग ए है, सबसे स्ट्रॉन्ग ए है। जो दूसरे नंबर पे होगी इससे वीक होगी, जो 5वें नंबर पे होगी सबसे वीक वंडरवॉल फोर्सेस होगी, ठीक है। समझ रहे हो? आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं, ठीक है। चलो, तो ये पहले बात हो गई यार आपकी आयन डाइपल इंटरैक्शन, जो कि आपके किसके किसके बीच में है? आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में है, आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में है। दूसरी तरह की फोर्स देखते हैं जिसको हमने नाम दिया है डाइपल डाइपल, जिसको हमने नाम दिया है डाइपल डाइपल इंटरैक्शन। आप खुद सोचो इनमें किस किस के बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगी है, आप खुद सोचो, खुद ड्राइव कर सकते हो। तो अब तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए। डाइपल और डाइपल, डाइपल और डाइपल मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल और एक दूसरा पोलर मॉलिक्यूल, 2 पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरैक्शन होगी उसको बोलते हैं डाइपल डाइपल इंटरैक्शन। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि एक डाइपल, तो एक पोलर मॉलिक्यूल की जो दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरैक्शन होगी उसको बोलते हैं हम डाइपल डाइपल इंटरैक्शन, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। डाइपल डाइपल इंटरैक्शन को हम कीजम फोर्स भी बोल देते हैं, कीजम फोर्स भी हम बोल देते हैं, इसका एक और नाम भी है कीजम फोर्स, ठीक है। चलो देखो फिर, जैसे मान लो HCl है, इधर भी आपका HCl है, तो इधर आपको पता है इधर डेल्टा पॉजिटिव है, इधर डेल्टा नेगेटिव है, इधर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण इधर पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज इधर है, एक पार्शियल पॉजिटिव इधर है, तो नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के पार्शियल चार्ज के कारण इधर आपकी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन हो जाएगी, इधर आपकी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन हो जाएगी। और इस फोर्स ऑफ इंटरैक्शन को ही हमने नाम दिया डाइपल डाइपल इंटरैक्शन, कि इसके डाइपल की एक मॉलिक्यूल के डाइपल की दूसरे मॉलिक्यूल के डाइपल के साथ इंटरैक्शन जब हो रही हो तब उसको हम बोलते हैं डाइपल डाइपल इंटरैक्शन, ठीक है। एक पोलर मॉलिक्यूल ले रहा, एक पोलर मॉलिक्यूल ले रहा, इनके बीच में जो इंटरैक्शन होगी उसको हम बोलेंगे डाइपल डाइपल इंटरैक्शन, ठीक बात है। और जैसे ले लो, जैसे वाटर ले लो, ये आपका वाटर है, ये आपका CH3Cl है ना। तो इधर आपका डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, इधर डेल्टा नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। तो इधर आपका डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, तो इनके बीच में इंटरैक्शन हो जाएगी। ऐसे इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो इनके बीच में ऐसे इंटरैक्शन हो जाएगी। तो ये फोर्सेस भी जो है क्या है आपकी, ये आपकी डाइपल डाइपल इंटरैक्शन है, क्योंकि ये भी आपका पोलर मॉलिक्यूल था, और ये वाटर तो आपका पोलर मॉलिक्यूल है ही है, ठीक है। पोलर नॉन पोलर निकालना आपको मैं डाइपल मोमेंट में ही सिखा चुका था। तो यह जो दूसरी टाइप की फोर्स है इसको हम बोलते हैं डाइपल डाइपल इंटरैक्शन, जो कि 2 पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होती है, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं, कुछ आज इतना हैवी लेक्चर नहीं है कि कुछ आपको समझ नहीं आएगा या मुझे रिपीट करना पड़े। सिंपल सी बातें हैं, आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। इससे बहुत ऊपर तक लेवल के हम लेक्चर ले चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग के, तो ये तो छोटा सा और इजी सा टॉपिक है। चलो
तो ये दूसरी हो गई। तीसरी टाइप क्या थी बोलो, तीसरी टाइप बोलो, बोलो भाई। आयन इंड्यूस डाइपल, आयन इंड्यूस डाइपल इंटरैक्शन, आयन इंड्यूस डाइपल इंटरैक्शन। तो इसको देखते हैं। देखो किसके किसके बीच में फोर्स होगी, एक आपके पास आयन है, एक में डाइपल इंड्यूस किया जा रहा है, मतलब उसमें इंड्यूस मतलब पैदा किया जा रहा है ना, इंड्यूस मतलब पैदा किया जा रहा है, मतलब उसमें डाइपल मोमेंट है नहीं, उसमें पैदा किया जा रहा है, उसमें डाइपोल मोमेंट है नहीं। तो मतलब एक आयन है, एक आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसमें डाइपोल खुद का नहीं है, उसमें पैदा किया जा रहा है। ठीक बात है। तो एक किसके किसके बीच में होती है, आयन, आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव है, ए आपके पास आयन है। अब जैसे ए पहले अगर आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपको, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Cl2, CCl4, इन सब का डाइपोल मोमेंट 0 होता है ना, ये सब हम बात कर चुके हैं। ब्रोमीन, N2 है ना, इनमें डाइपोल मोमेंट 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि जैसे अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, जितना एक खींचेगा उतना ये खींचेगा, तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, जिसके कारण ये आपका कोई पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव साइन नहीं आ पाता है। ठीक है, अच्छा। तो अब जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ऐसे था, है ना, कि दो आपके इलेक्ट्रॉन इधर थे, ना जितना एक खींच रहा है उतना ही एक खींच रहा है, तो मतलब बराबर ही खींच रहे हैं, तो कोई भी पोल्स नहीं बढ़ रहे हैं, ना डेल्टा नेगेटिव आ रहा है ना डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है। अभी तक कुछ नहीं हो रहा है पिक्चर में। लेकिन जब इस मॉलिक्यूल को मैं उठा के इधर ले आया, जब इस मॉलिक्यूल को उठा के मैं इधर ले आया, तो अब देखो क्या हो रहा है, तब कुछ जादू हो रहा है, तब कुछ जादू हो रहा है। क्या हो रहा है, जब इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में, जो दो हाइड्रोजन एटम के बीच में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, अब इधर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके तरफ खींचे हुए आते हैं, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींच के हुए आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं, इस तरफ खींच जाते हैं, है ना, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ खींच के आते हैं, जिसके कारण इस पे इधर डेल्टा नेगेटिव आ जाता है और इधर डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है। पहले इसमें कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं था जब ये अकेला पड़ा हुआ था, ना डेल्टा पॉजिटिव ना डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जितना एक खींच रहा है उतना ही एक खींच रहा है, तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इस करके कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं था, मतलब पोल्स नहीं बन रहे थे। ठीक है, लेकिन जब इसको उठा के मैं इस कटायन के पास लेके आया, तब इस कटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, जिसके कारण आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, वो इस तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण इधर डेल्टा नेगेटिव साइन आ जाएगा, इधर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस साइड को, इस तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इस तरफ इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो इधर डेल्टा नेगेटिव, इधर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक बात है। तो ये इसमें डाइपोल पहले था नहीं, लेकिन कटायन के आने से या आयन के आने से डाइपोल पैदा हो गया। पहले कुछ भी नहीं था, जब इसको हम आयन के पास ले आए तो इसमें डाइपोल मूवमेंट पैदा हो गया। जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा फिर खत्म हो जाएगा, फिर कोई नहीं खींचेगा। जैसे ही मैं हटाऊंगा तब कुछ फिर से वही हो जाएगा। जब ए है तभी इसमें डाइपोल इंड्यूस हो रहा है, तभी इसमें डाइपोल इंड्यूस हो रहा है। समझ रहे हो? ठीक है, तो एक आयन था और दूसरे में डाइपोल को हमने इंड्यूस किया, तो अब इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अच्छे से आपकी हो जाएगी। तो ये आपका आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन की एग्जांपल है। जैसे यार ले लो
Cl नेगेटिव ले लो जाई, आयन ले लो, एनायन ले लो, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है मान लो, तो ऑक्सीजन है मान लो, तो ऑक्सीजन पे पहले कोई भी आपका ना पार्शियल पॉजिटिव था ना पार्शियल नेगेटिव था, लेकिन जब ये एनायन के पास आया, एनायन के पास जब आया तो इसके जो इलेक्ट्रॉन थे जो इस तरफ थे, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे इसके, वो आपके कहां जाने लग गए, उस तरफ जाने लग गए, वो आपके उस तरफ जाने लग गए, जिसके कारण क्या हुआ, इधर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके इस तरफ शिफ्ट हो गए, जिसके कारण इधर डेल्टा नेगेटिव आ गया, इधर डेल्टा पॉजिटिव आ गया, और उसके बाद ऐसे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई। पहले डाइपोल नहीं था, बाद में डाइपोल पैदा हो गया जब इसको हम आयन के पास लेके आए, इसलिए इसको मैंने बोला कि इंड्यूस हुआ डाइपोल। उसमें डाइपोल था नहीं, लेकिन उसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया, और उसके बाद इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। तो इस तरह की फोर्सेस को बोलते हैं आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। ये फोर्स का कब लागू होती है, कब किन में लगती है, जब आपके पास एक आयन हो और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। एक आयन है आपके पास, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो आयन है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो नॉन पोलर में ए आयन क्या करेगा, इसमें डाइपोल मूवमेंट को इंड्यूस कर देगा, इसलिए इसको नाम दिया गया आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक बात है, चल ठीक है, तो ये भी एक तरह की फोर्स है आपकी, थर्ड टाइप। आगे देखते हैं फोर्थ टाइप। चलो, फोर्थ है आपकी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। बताओ किसके बीच में होगी है, अब तो बता सकते हो। एक डाइपोल है, एक इंड्यूस्ड डाइपोल है, मतलब पोलर, और एक पोलर मॉलिक्यूल होगा और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, है ना। एक में डाइपोल है, एक में डाइपोल इंड्यूस किया जाता है, तो डाइपोल इंड्यूस नॉन पोलर में किया जाता है। तो देखते हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल ले लेते हैं, चलो लेट्स से, चलो HCl ले लेते हैं, और एक आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर ले लो, चलो ये आपके पास नॉन पोलर। इनके बीच में बात हो रही है, एक आपके पास पोलर है, एक नॉन पोलर है, तो पोलर पे इधर डेल्टा पॉजिटिव था, इधर डेल्टा नेगेटिव था, है ना, डेल्टा पॉजिटिव था, डेल्टा नेगेटिव था। अब ये आपके पास नॉन पोलर था, इस पे अभी कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन जब इसको हम पोलर मॉलिक्यूल के पास लेके आए तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन, फिर वही किसी पटी कहानी है, इसके जो इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, वो इस तरफ खींच के आए, जिसके कारण इस पे डेल्टा, जिसके कारण इस पे डेल्टा HCl, तो हमने इस पे डेल्टा अच्छा, इस डेल्टा पॉजिटिव इधर आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव इधर, खींच के नहीं आएंगे, मतलब जाएंगे ना उस तरफ। इधर डेल्टा नेगेटिव है तो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो उस तरफ जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इधर डेल्टा नेगेटिव है, तो डेल्टा नेगेटिव आया, तो इसके जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, ये जो आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, दो छोटू से इलेक्ट्रॉन थे, जिनके कारण इनके बीच में बंधन बना था, बॉन्ड बना था, वो अब आपके इस तरफ जाने लग गए, इस तरफ जाने लगे, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन हल्का सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण इधर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी, क्योंकि इसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया है। पहले डाइपोल नहीं था, जब इसको इस मॉलिक्यूल के पास लेके आए तब इसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया था, है ना। तो एक पोलर मॉलिक्यूल था, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, तो जब पोलर के सामने नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ले आके रख देते हैं तब इसमें कुछ डाइपोल इंड्यूस हो जाता है, जिसके कारण ए पोलर मॉलिक्यूल इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करने लग जाता है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। कि एक के पास डाइपोल था, एक में डाइपोल इंड्यूस कर दिया गया, और उसके बाद इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई। ठीक बात है, चलो, तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन हो गई। ठीक है, चलो ये बात हो गई। इसका एक नाम और भी है, लिख लो, डिबेव फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन को डिबेव फोर्सेस भी बोलते हैं, डिबेव फोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक है,
जो आपकी वैसे वैसे पी ब्लॉक का पार्ट है, लेकिन वैसे जो क्लैथरेट्स होते हैं ना, क्लैथरेट्स क्या होते हैं, जैसे नोबल गैस के जो हाइड्रेट्स होते हैं, नोबल गैस के जो हाइड्रेट्स होते हैं उनको बोलते हैं क्लैथरेट्स। इनको हम बोलते हैं क्लैथरेट्स। जब आपके नोबल गैस जो हैं वो वाटर के साथ हाइड्रेशन करें तब आपके जो कंपाउंड होते हैं उनको हम क्लैथरेट्स बोलते हैं। तो क्लैथरेट्स के बीच में जो इंटरेक्शन है ना, ये एक्चुअल में डाइपल इंड्यूस्ड डाइपल इंटरेक्शन ही है। क्यों? क्योंकि नोबल गैस है, नोबल गैस में कोई डाइपल होता नहीं है, नोबल गैस का डाइपल मूवमेंट 0 होता है और वाटर का डाइपल मूवमेंट होता है। मतलब एक आपके पास पोलर मॉलिक्यूल है और एक आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी इंटरेक्शन होती है? डाइपल इंड्यूस्ड डाइपल इंटरेक्शन। तो आपसे अगर कोई पूछे कि क्लैथरेट्स के बीच में कौन सी इंटरेक्शन होती है, किस इंटरेक्शन के कारण आपके क्लैथरेट्स बनते हैं, तो आप बोल सकते हो डाइपल इंड्यूस्ड डाइपल इंटरेक्शन के कारण या डिबे फोर्स के कारण। ठीक है, छोटी सी बात है, एक दो बार जेईई एडवांस में आया था बहुत पहले। तो ये आपकी फोर्थ टाइप की फोर्स थी। लास्ट जो टाइप की आपकी फोर्स है वो है आपकी लंदन फोर्सेस, जिसको हम बोलते हैं इंस्टंटेनियस डाइपल induced dipole interaction। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है? इंस्टंटेनियस डाइपल इंड्यूस्ड डाइपल इंटरेक्शन, जिसको ही हम प्यार से लंदन फोर्स बोलते हैं, लंदन फोर्स बोलते हैं या डिस्पर्जन फोर्स भी बोल देते हैं, डिस्पर्जन फोर्स भी बोल देते हैं। देखते हैं क्या है नाम, देखो क्या है? इंस्टंटेनियस डाइपल इंड्यूस्ड डाइपल इंटरेक्शन। इसको समझना पड़ेगा, ध्यान से समझो। देखो जैसे मान लो ये आपके पास एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्या है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। मान लो इलेक्ट्रॉन है आपके, 2 इलेक्ट्रॉन आपके हैं, ठीक बात। अच्छा, ये अच्छे से घूम रहे हैं, अच्छे से ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, बहुत तेजी से ऐसे ऐसे घूमते हैं। आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम बात कर चुके हैं कि वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो 2.8 × 10⁶ Z/n होती है। ये आपको पता है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। मीटर देखो 10⁶ में जा रही है, लाख मीटर पर सेकंड में ऊपर जा रही है। अच्छा, तो अब इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से घूम रहे होते हैं, ठीक बात, मान गए। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इधर है, मान लो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इधर है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है सर, ये भी मान गए। तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसमें भी आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, इसमें भी आपके इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। लेकिन एक मूवमेंट ऐसा क्या आ सकता है ना, एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ऐसा कोई एक मूवमेंट आए कि इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ आ जाए, इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ आ जाए। ऐसा मूवमेंट आ ही सकता है कि ऐसा ऐसे घूम रहे हैं, तो एक हो सकता है ना, एक किसी एक इंस्टेंट पे इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए, बिल्कुल इस साइड आ गए। तो जब इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे इसके दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इस साइड आ गए, है ना, लेफ्ट साइड में आ गए, तो उस टाइम क्या हुआ कि इधर नेगेटिव चार्ज हो गया और इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इस साइड में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जिसके कारण इधर पॉजिटिव चार्ज आया, जिसके कारण इधर पॉजिटिव चार्ज आया। बोलो इतनी स्टोरी क्लियर हुई? आधी स्टोरी खत्म हो गई। क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि इसमें इलेक्ट्रॉन आपके घूमते रहते हैं। अब घूमते रहते हैं, लेकिन किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक इंस्टेंट पे ऐसा होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मान लो आपके लेफ्ट साइड पे आ गए, तो इस साइड इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज बता रहा है कि इस साइड इलेक्ट्रॉन की कमी है।
अब इधर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया उस इंस्टेंट पे, उस पल में, तब क्या हुआ, इधर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पहले इधर इधर थे, अब वो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं खींच के। अब वो इलेक्ट्रॉन खींचते हुए, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको खींचते हुए इधर तक ले आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन आपके इधर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन आपके इधर आ गए, और इधर फिर इधर भी अब पॉजिटिव, मतलब इधर भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब इनके बीच में, इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। देखो क्या हुआ, एक आपके पास, मैं क्या बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन आपके घूम रहे हैं, बहुत तेजी से इसमें घूम रहे हैं, बहुत तेजी से घूम रहे हैं। तो किसी एक इंस्टेंट पे ऐसा होगा कि इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो इस साइड आ गए। जब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए तो इस साइड आपका इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसके जिसके कारण इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इधर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब इसमें इंस्टेंटेनियसली डाइपोल इंड्यूस हुआ, किसी पल में, किसी इंस्टेंट में इसमें डाइपोल इंड्यूस हुआ, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसके पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उनको इस तरफ खींचेगा, इस तरफ लेके आएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, तो इधर भी नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके कारण इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। समझ गए? ये बात थी आपके लंडन फोर्स की। क्या हुआ, एक दोनों आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे, कोई एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जिसमें इसके इलेक्ट्रॉन सारे एक तरफ आ गए, मतलब नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज दिखने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होने लग जाएगी, जिसके कारण इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक बात है। अच्छा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इसने क्या किया, इसके जो इलेक्ट्रॉन थे जो घूम रहे थे उसको अपने तरफ खींचा, तो ये इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ इकट्ठा होने लग गए, जिसके कारण इधर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इधर अब पॉजिटिव चार्ज है, इधर अब आपका नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, बस किसी एक इंस्टेंट पे होती है, किसी एक इंस्टेंट पे होती है। ऐसा नहीं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन इधर तो रहेंगे, अब कुछ उसके अगले सेकंड ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिर घूमने लग जाएंगे, फिर इधर से चले जाएंगे। तो फोर्स बनती रहती है, घटती रहती है, बनती रहती है, टूटती रहती है ना, क्योंकि अभी इधर है इलेक्ट्रॉन, उसके जस्ट अगले पल ही, अगले सेकंड भी नहीं बोल रहा हूं, अगले पल ही ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो खटक से इधर आ जाएंगे, खटक से इधर आ जाएंगे, फिर फोर्स खत्म हो जाएगी क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो किसी एक इंस्टेंट पे ये फोर्स लग रही होती है, लगती रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बार में काफी बार घूमता है, एक सेकंड में काफी बार घूमता है, तो काफी बार एक कंडीशन आती है। ठीक है, जिसके कारण इनमें फोर्स बनती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है, टूटती रहती है। तो ऐसा है कि बन नहीं रही है। ठीक है, ऐसा है कि बन नहीं रही है। ठीक बात। अच्छा, तो इसको बोलते हैं लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो डिपेंड करती है 3 फैक्टर पे। किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है उसकी बात करते हैं। पहला डिपेंड करती है मोलिकुलर वेट पे। मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा तो आपकी लंडन फोर्स ज्यादा होगी, या वंडरवॉल फोर्स बोल दो, वंडरवॉल फोर्स ज्यादा होगी। ठीक है, वंडरवॉल फोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि लंडन फोर्स भी तो वंडरवॉल फोर्स ही है। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट अगर ज्यादा होगा तो वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होगी। अभी एग्जांपल देख लेंगे हम। दूसरा डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगी। तीसरा, ये वैसे इतना काम का नहीं है क्योंकि बहुत डेप्थ वाली चीज है, तो लेकिन तब भी लिख लो, मैं 1-2 एग्जांपल इसकी बता दूंगा। ये आपके सिलेबस में इतना नहीं आएगा, इतना डेप्थ में नहीं जाएगा। पोलैरिजिबिलिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। पोलैरिजिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या कि इन इलेक्ट्रॉन की खुद की कितनी इच्छा है इस तरफ खींचे हुए आने की, उसको बोलते हैं पोलैरिजिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोलराइजेशन में कर चुके हैं बात। ठीक है, तो आपकी जो लंडन फोर्सेस हैं या वंडरवॉल फोर्सेस हैं वो इन 3 चीजों पे डिपेंड करती है। मेन 2 आपके काम की यही है। ठीक है, इन 2
चीज़ों पे डिपेंड करती है। तीसरी जो चीज़ है वो बहुत डीप वाली चीज़ है, लेकिन इसका एक दो एग्जांपल मैं बता दूंगा आपको, जो कि आपके सिलेबस में इतना नहीं आएगी, वैसे आएगी ही नहीं, मेरी मान के चलो आएगी ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब आपकी पांचों तरह की फोर्स हमने देख ली। ठीक है, सबसे पहले हमने आयन डाइपल इंटरेक्शन देखी, फिर उसके बाद हमने डाइपल इंटरेक्शन देखी, फिर हमने आयन इंड्यूस डाइपल इंटरेक्शन देखी, फिर उसके बाद हमने डाइपल इंड्यूस डाइपल देखी, फिर लास्ट में लंडन फोर्स देखी। ठीक है, लंडन फोर्स किसके किसके बीच में लगती है? दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ना, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। ए भी नॉन पोलर है, ए भी नॉन पोलर है ना, दोनों नॉन पोलर हैं। इसमें भी डाइपल नहीं था, इसमें भी किसी इंस्टेंट पे डाइपल आया, इस पे इसके कारण इंड्यूस हुआ, तो दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में है। तो आपकी जो पहली फोर्स थी वो किसके किसके बीच में थी? आयन और आपका पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। जो दूसरी फोर्स थी डाइपल वो किसके बीच में थी? पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। आयन इंड्यूस डाइपल किसके बीच में थी? आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। डाइपल इंड्यूस डाइपल किसके बीच में थी? आपकी पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। और लंडन फोर्स किस में थी? दो नॉन पोलर में। ठीक बात है। और ऑर्डर आपका यही है स्ट्रेंथ का, कि पहली जो फोर्स थी वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब आयन डाइपल फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, आयन डाइपल इंटरेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग, और लंडन फोर्स सबसे वीक होगी। ये आपका यही ऑर्डर में हमने सारी चीजें की थी। ठीक है, पांचों फोर्स की हमने बात कर ली। ठीक बा चली। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन आने। अब तो बात है क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसकी मैंने अभी बात की आपको कि आपका जो फोर्स है ये मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती है। तो जैसे क्वेश्चन है, जैसे मान लो मीथेन है, ये है आपके पास, और लेट से एक आपके पास प्रोपेन है। ठीक है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है। नाम अभी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑर्गेनिक में मैं कराऊंगा ही स्टार्टिंग में। अभी आपको नाम में भी आता हो, नहीं में भी ना आता हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मान के चलो ये तीन कंपाउंड है आपके पास, इनके बीच में आपको मुझे बताना है कि वंडर वॉल फोर्सेस का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहली बात, ये आपको पता है कि ये क्या है? आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना। मीथेन आपका नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि ये आपका पता शेप ऐसी होती है, इसकी टेट्राहेड्रल शेप है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो एक डाइपल इधर, एक डाइपल इधर, एक डाइपल इधर, है ना। वैसे तो डाइपल होगा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रॉन सेम होती है, लेकिन कार्बन की हल्की से ज्यादा होती है, इसलिए मान लो, तब भी मान लेते चलो ऐसे होगा। तो ये चारों बॉन्ड आपके 109 डिग्री एंगल पे है, तो मतलब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए डाइपल मोमेंट आपका 0 होता था, हम बात कर चुके हैं। ठीक है, सारी बातें मैं वापस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, सॉरी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो मीथेन, एक मीथेन है रहा, एक मीथेन है रहा, तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी फोर्स होगी? आपकी लंडन फोर्स ही होगी। या वंडर वॉल फोर्स बोल दो, लंडन फोर्स बोल दो, एक ही बात है। अच्छा, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कौन सी, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, आपको मुझे ये बताना है। तो सिंपली बात है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट उससे कम है, इसका सबसे कम है, तो आपका यही ऑर्डर होगा वंडर वॉल फोर्सेस का। वंडर वॉल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट का, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उधर वंडर वॉल फोर्सेस ज्यादा। ठीक बात है। अच्छा, आगे जैसे मान लो ये है, ठीक है, मान लो ये है, एक है आपका बुटेन है, ये आपका बुटेन है, और ये आपका आइसोबुटेन है। अभी नाम के में कोई दिक्कत नहीं है, आपको आता है तब भी ठीक है, नहीं आता कोई तब भी ठीक है, मैं आपको करा ही दूंगा ना जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे। अभी तो मान के चलो दो कंपाउंड है, एक का नाम है बुटेन, एक का नाम है आइसोबुटेन। तो इन दोनों का पहली बार मॉलिक्यूलर वेट तो देखो सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इसमें भी C4 और कितने हाइड्रोजन है? 3,
2 5, ठीक है, 7 और 10, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे तो C4H10 ही है। तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो तो क्या बोलते हैं उसे, हम आइसोमर्स बोलते हैं, राइट। बात करेंगे वैसे आइसोमर में, लेकिन आपको मे भी पता हो अगर आप 12th में हो, 12 में हो या आप ड्रॉप ईयर में हो, ठीक है। चलो, तो अब अगर इन दोनों का मोलिकुलर वेट सेम है तो मैंने आपको बताया था वंडर वॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के भी। तो सरफेस एरिया का जो फैक्टर था वो कहां लगाते हैं, हम आइसोमर्स के केस में लगाते हैं। चाहो तो ब्रैकेट में उधर लिख लेना कि आइसोमर्स के लिए हम लगा सकते हैं। अपने लेवल पे नोट्स अपने सिंप्लीफाई कर लिया करो, ठीक है। जहां सरफेस एरिया लिखा है उधर चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना कि इसको हम आइसोमर के केस में लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखो इधर आपका सरफेस एरिया ज्यादा है, इधर सरफेस एरिया कम है। क्यों? क्योंकि एक इसको उठा के इधर ले आए तो एरिया छोटा हो गया। जब इसको उठा के मैं इधर लगा दूं तो एरिया छोटा हो जाएगा, अभी एरिया बड़ा है। तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया छोटा है, तो ए आपका ऑर्डर हो जाएगा। जहां सरफेस एरिया ज्यादा उधर वंडर वॉल फोर्सेस ज्यादा, उधर वंडर वॉल फोर्सेस ज्यादा, ठीक है। एक आपको बताया था पोलैरिजेबिलिटी। तो देखो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो इसका मोलिकुलर वेट कितना है, 2, इसका मोलिकुलर वेट है 4, इसका है 4। तो होना क्या चाहिए था, ए होना चाहिए था कि हीलियम का ज्यादा हो हाइड्रोजन का कम हो, लेकिन होता क्या है, ए। क्यों? ड्यू टू पोलैरिजेबिलिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। ये आपके काम का इतना नहीं है, एक एग्जांपल करा दी है मैंने बस बताने के लिए, इससे ज्यादा आएगी भी नहीं। अगर क्वेश्चन आपको आया पोलैरिजेबिलिटी से तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा नहीं आएगा। वैसे तो आएगा ये भी नहीं, लेकिन तब भी मैंने बता दिया कि ऐसा ना लगे कि आपको बताया ना गया हो, ठीक है। पोलैरिजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हाइड्रोजन के केस में वंडर वॉल फोर्स ही ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हीलियम के, ठीक है। बाकी आपको पहले 2 फैक्टर ही लेके चलने हैं, ठीक है। ये बस एक तरह मान लो स्पेशल केस है या एक्सेप्शन मान लो। इसको एक्सेप्शन के तौर पर लिखाते हैं लोग, इसको लोग एक्सेप्शन के तौर पर लिखाते हैं, जिसमें बताते नहीं है, बस कहते हैं याद कर लो, लेकिन एक्चुअल में इसमें ए वाला कंसेप्ट लग रहा है ना। मैं चाहूं तो मैं अभी इसको ऐसे लिखा देता, आपको कह देता याद कर लो, लेकिन एटलीस्ट आपके पास रेफरेंस तो मैंने दे दिया ना कि इसमें एक कंसेप्ट लग रहा है, इसके कारण ये हुआ है, ठीक है। अच्छा चलो, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर जो मैंने आपको बताए थे ऐसे ऐसे डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, अब सारे क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी, फट से हेडशॉट मारते हैं एक। चमक धमक सब कुछ तुम्हें से, चमक धमक सब कुछ सरकार। चलो क्वेश्चन करो आपको चलो आपको एक क्वेश्चन ये है, सब में क्वेश्चन यही रहेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताना है या वंडर वॉल फोर्स का ऑर्डर बताना है। सिंपल सी बात है, जहां वंडर वॉल फोर्स ज्यादा होगी, जहां वंडर वॉल फोर्स ही ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जिनके बीच में फोर्स और अट्रैक्शन ज्यादा होगी उनको बॉयल करने का मतलब क्या है कि बॉयल करके मॉलिक्यूल्स को अलग कर देना, उबाल देना है ना, उबाल के अलग अलग कर देना। जब बॉयल करेंगे, दोनों चीजों को उबालेंगे तो मॉलिक्यूल्स अलग अलग दूर दूर जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं बॉइलिंग, मतलब उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट की जितने में वो उबलना शुरू हो जाए, एक दूसरे दूर दूर चले जाए, है ना, उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, तो मतलब फोर्स जहां ज्यादा होगी उधर बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा, कि मतलब जहां फोर्स ज्यादा तो उसको ज्यादा टेम्परेचर देना होगा उबालने के लिए। सिंपल सी बात वही है। तो वंडर वॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इस पे अब हम कुछ देख लेते हैं, जैसे लेट्स से इनके बीच में आपको पहले मुझे बताना है, ट्राई मारो क्या होगा इसमें, वंडर वॉल फोर्सेस का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर या बॉइलिंग पॉइंट का, कुछ भी पूछ लें एक ही बात है। तो इसमें होगा ए होगा, बोलो ही मारा सबने, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा, है ना, मॉलिक्यूलर वेट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट या वंडर वॉल फोर्सेस। सिंपल सी बात है, ठीक है। कभी कभी एक क्वेश्चन आता भी है, कभी कभी एक क्वेश्चन आता भी है कि ये जो है आपका ये गैस है, ये जो आपके गैसेस हैं, ये आपका लिक्विड है और ये आपका सॉलिड है। आपसे पूछते हैं कभी कभी कि वाई फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसियस इन नेचर एंड ब्रोमीन इज लिक्विड इन नेचर एंड आयोडीन इज ए सॉलिड इन नेचर। तो उसमें आप क्या रीजन दोगे? आप यही बोलोगे बिकॉज इन आयोडीन में आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। तो जहां वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो सॉलिड की तरफ वो चीज जाएगी। जहां फोर्स कम है तो यार गैस बन के रहेंगे, गैस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, तभी तो कूद रहे होते हैं। सॉलिड आपस में एक दूसरे अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, अच्छे से मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए सॉलिड होते हैं, उनकी मोबाइलिटी नहीं होती, मूव नहीं करते ना उनके मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे अच्छे से अट्रैक्ट हुए होते हैं। ठीक बात है। अच्छा, तो आयोडीन के केस में वंडरवॉल फोर्स ज्यादा होती हैं, जिसके कारण इसका सॉलिड होता है नेचर में, ये आपका लिक्विड होता है, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होती है, इस करके गैस होते हैं। तो एक क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में आ जाता है, ठीक है, हालांकि यहाँ तो जेई में भी सकता है, ठीक है, नीट में तो आ ही सकता है, जेई में तो चलो इतना छोटा नहीं पूछेंगे, लेकिन आ भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नीट में तो आ सकता है। ठीक है, जेई वालों को भी देता हूं कुछ, अभी टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो ये बात हो गई, और ले लो। चलो इसमें बताओ, एक आपके पास प्रोपेन है, एक बुटेन है, एक पेंटेन है, नाम में कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ बस। तो सिंपल सी बात है, ये ऑर्डर होगा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक बात है। अच्छा, और ले लेते हैं। एक नीचे बना रहा हूं, तो इन तीनों के बीच में आपको मुझे बताना है। ठीक है, मान लो ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका नाम क्या है? वैसे इसका नाम है एन पेंटेन, है ना, मतलब पेंटेन, सिंपली पेंटेन। इसका नाम क्या है? आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, और इसका नाम है नियोपेंटेन। ये तीनों आपस में आइसोमर्स हैं। क्या हैं? आइसोमर्स हैं, है ना। ये तीनों आपस में क्या है? आइसोमर्स हैं। तो इस ये आप चेक कर लो, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4C5H12 वाला होगा। ठीक है, 12 बोलते हैं, वैसे मैं 12 बोल देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सरकारी स्कूल के बालक हैं तो हमें जो सीखा हमने वो बोल देते हैं। ठीक है, तो C5H12, खुश। चलो, इसका भी C5H12 होगा, इसका भी C5H12 होगा। ठीक है, तो इनके बीच में आपको बताना है, ए है, बी है, सी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो आपको पता है वंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। तो इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा, इसका सरफेस एरिया उससे कम, इसका सबसे कम। जहां जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होते जा रही है वैसे वैसे आपका सरफेस एरिया कम होते जा रहा है। तो चाहो तो आप ये भी लिख लो कि सरफेस एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। जहां ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो सरफेस एरिया कम होगा। देखो ये पूरा ऐसा था, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं थी, इधर एक ब्रांच आई, इधर दो ब्रांच आई। तो जहां ब्रांचिंग ज्यादा होगी उधर सरफेस एरिया कम होगा। तो सरफेस एरिया कम होगा मतलब इधर सरफेस एरिया सबसे ज्यादा, तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसकी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी आपका आ जाएगा। ठीक बात बा? ठीक है, चलो
और देख लेते हैं। और बात करते हैं, लेट्स से चलो इनके बीच में बताओ, इनके बीच में बताओ। फिफ्थ भी ले लेता हूं मैं दीदी। अब बताओ, मैं लिख दिया आपके सामने। चलो इन्हें बताओ। सबसे पहले देखो इसमें क्या है, एक आपके पास आयन है, एक आपके पास आयन है, एक आपके पास पोलर मॉलिक्यूल है ना, वाटर आपका पोलर है। तो इधर आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। इधर आपका आयन है और ये आपका नॉन पोलर है, ये आपका नॉन पोलर है। इधर आपका ए भी नॉन पोलर है और ये भी आपका नॉन पोलर है, ये भी आपका नॉन पोलर है। तो बोलो क्या होगा। सबसे आपको पता है कि सबसे ज्यादा इंटरेक्शन कहां होती है, आयन डाइपोल में, आयन पोलर में इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद आयन नॉन पोलर में, आयन नॉन पोलर कहां आता था, तीसरे नंबर पे, उसके बाद सबसे लास्ट में आता था। तो यही ऑर्डर होगा, यही ऑर्डर होगा। इधर आपकी इंटरेक्शन ज्यादा होगी, इस केस में इंटरेक्शन आपकी कम होगी, इस केस में बिल्कुल कम होगी। ठीक है, यही हमने ऑर्डर देखा भी था। एक पहले नंबर में थी, एक तीसरे नंबर पे थी और एक पांचवें नंबर पे थी। तो यही आपका ऑर्डर होगा। अच्छा, इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा, देखो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होते जा रहा है तो आप वंडरवॉल फोर्स आपकी इंक्रीज होते जाएगी, है ना। आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज होते जाएगी। लेकिन अगर इसके आगे मैं HF लगा दूं, लेट्स से इधर नीचे लिखता हूं, इसके आगे मैं अगर HF लगा दूं, अब बताओ अब क्या होगा, अभी भी क्या ये होगा, नहीं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि HF जो है आपका इधर आता है, मतलब ये ऐसे आएगा। एक्चुअल ऑर्डर ए होगा, एक्चुअल ऑर्डर ए होगा, मतलब HF इधर की जगह इधर आता है। मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी बस नोट्स में डाल लो, बात करेंगे इसके ऊपर कल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इस हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इन तीनों के। आपको क्योंकि पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू वंडरवॉल फोर्सेस के। तो इन तीनों में तो वंडरवॉल फोर्सेस ही लग रही होंगी, लेकिन HF के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक बात है। तो इसको अभी आप लिख लो बस कि हाइड्रोजन फ्लोराइड भी अगर क्वेश्चन में आता तो ये सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है। ये गलती ना कर देना कि ऐसे लगाते जाओ मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। इन तीनों में ठीक है, लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इन तीनों से ही ज्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों का कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ठीक बात है। इसी तरह इसमें भी देख लो, अगर मैं वाटर लगा दूं तो वाटर अगर मैं लगाऊं तो ऐसे ना कर देना, एक गलत है। वाटर आपका इधर जाएगा, वाटर आपका इधर जाएगा। क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है, हाइड्रोजन हो और इनमें से कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। ठीक है, तो इस केस में फ्लोरीन था तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इस केस में ऑक्सीजन था इस करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो इस कारण इसमें हो गया। ठीक है, इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चीज है तो इधर मैं क्लियर कर दे रहा हूं, उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको समझा दूंगा
लेकिन क्वेश्चन आपका नोट्स में इधर ही होना चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक बा, चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा सा हल्का सा अच्छा, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में कुछ ज़्यादा बड़ी बात थी नहीं ना, हल्का ही सा था लेक्चर, आज कुछ डीप बातें नहीं हुई ना, आज आपको लगा भी नहीं होगा कि मैं कुछ डीप बातें करने आया हूँ। नहीं तो मैं आता हूँ तो ऐसा दिखाता हूँ जैसे पता नहीं आज मैं क्या पढ़ा दूंगा, ऐसी कोई बात बता दूंगा जो दुनिया में आज तक देखी ना हो। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में आपको इतना लगा नहीं होगा कि मैं इतना सीरियस हो गया हूँ, क्योंकि लेक्चर ही हल्का सा था। अच्छा, 7th जैसे मान लो इनके बीच में आपको बताना है, और भी लिख देता हूं मैं, आप बताओ। मैग्नीशियम के ले लो जाई, या एल्यूमिनियम ले लो, चलो ये भी ले लो। हाँ भाई, इनके बीच में बताओ मुझे आप, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? क्या मारा आपने? ऐसे मारा, इधर फोर्स ज्यादा, मतलब इधर मोलिकुलर वेट ज्यादा, तो इस केस में वंडरवॉल फोर्स इज ज्यादा, जो कि गलत है। समझो, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा इसकी हम बात करते हैं। एक्चुअल में होगा क्या? जस्ट इसके उल्टा, जस्ट इसके उल्टा। क्यों होगा इसको देखते हैं। देखो, आपने ध्यान दिया हो तो जो जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स मैंने लिए हैं, एक क्या है? मेटल। लिथियम आपका मेटल है, लिथियम आपका एस ब्लॉक को बिलोंग करता है, एस ब्लॉक को बिलोंग करता है, और क्लोरीन आपका पी ब्लॉक को बिलोंग करता है। पी ब्लॉक एलिमेंट आपके नॉन मेटल होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट आपके मेटल होते हैं। तो जो कंपाउंड है मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना हुआ है। पहली बात इतनी क्लियर है? अच्छा, तो ये पहली बात, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना हुआ है। आपने देखा हो तो मैंने पिछले आप कोई भी एग्जांपल देखोगे आज के लेक्चर की, तो उसमें मैंने मेटल नॉन मेटल का कभी भी बॉन्ड नहीं लिया, इसी बार ले रहा हूं बस। तो इनके बीच में मेटल और नॉन मेटल है, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। इन जनरल मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है, जैसे NaCl। सोडियम आपका मेटल है, ये आपका नॉन मेटल है, तो इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है। बात कर चुके हैं हम आयोनिक बॉन्ड में। अच्छा, लेकिन ये चारों मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, इन चारों जो है आपके कोवलेंट कंपाउंड हैं। ये आपके कोवलेंट कंपाउंड है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में तो आयोनिक बॉन्ड होता है, लेकिन ये आपके कोवलेंट कंपाउंड है। क्यों? ड्यू टू फजान्स रूल। ड्यू टू फजान्स रूल। फजान्स रूल हम कर चुके हैं, जिसने बोला था, जिसने हमें ये बताया था कि किसी आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर भी होते हैं, और लेकिन इसमें जो कोवलेंट कैरेक्टर था वो हद से ज्यादा था, इस करके कोवलेंट कंपाउंड ही हो जाते हैं, आयनिक रह ही नहीं पाते। ठीक बात है। मैंने क्या बताया अभी तक कि मेटल और नॉन मेटल के कंपाउंड जितने भी मैंने लिए, उनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता था। लेकिन ये जो चारों एग्जांपल हैं, ये चारों जो एग्जांपल्स हैं, इस केस में जो ये आपके कंपाउंड्स हैं, ये आपके कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। कोवलेंट कंपाउंड क्यों है? ड्यू टू फजान्स रूल। फजान्स रूल ये बोलता है कि किसी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर है। तो इन चारों में कोवलेंट कैरेक्टर जो था वो 50% से ज्यादा था, जिसके कारण ये कोवलेंट कंपाउंड हो गए, जिसके कारण ये कोवलेंट कंपाउंड हो गए। ग्रेटर देन 50% था ना, ठीक बात है। तो एक कोवलेंट कंपाउंड हो गए थे, आयनिक कंपाउंड नहीं रह गए। अब मतलब पहले तो एक नोट डाल के लिख लो कि लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के हैलाइड्स जो हैं एक कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के जो हैलाइड्स हैं उनका कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड नहीं होते, ड्यू टू फजान्स रूल, बाय द एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। ठीक है, लिख लो बस। एक्सेप्ट
एक्सेप्ट फ्लोराइड्स, एक्सेप्ट फ्लोराइड्स। आपने ध्यान से अगर देखा हो तो मैंने फ्लोरीन की कोई भी एग्जांपल नहीं ली अभी। फ्लोराइड जो होते हैं, जैसे लिथियम फ्लोराइड हो गया, ये आपका आयोनिक होता है, ये आपका आयोनिक होता है। और क्यों आयनिक होता है, क्यों कोवलेंट होते हैं, आप फजांसुल लगा के आप सोच सकते हो खुद से कि ये इनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा क्यों है, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम क्यों है, आप सोच सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा अब। ठीक है, अच्छा, स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, लार्जर द साइज ऑफ अनायन, ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर। अब तो सोच लो। ठीक है, तो फ्लोराइड आपके जो होते हैं वो आपके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। बाकी जितने भी इसके लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के हैलाइड हैं वो सारे आपके कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, बस फ्लोराइड को छोड़ के। फ्लोराइड में भी अगर मैं बात करूं तो बेरिलियम का जो फ्लोराइड है एक तब भी आपका कोवलेंट होता है, बाकी ये सारे आपके इसके फ्लोराइड आपके आयोनिक ही होते हैं। चाहो तो आप इधर बेरिलियम के केस में लिख सकते हो फ्लोराइड, बाकी किसी केस में नहीं लिख सकते क्योंकि बाकी तो आयनिक बॉन्ड ही है। अभी हम कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो ये 3 तो कोवलेंट कंपाउंड है। बेरिलियम का फ्लोराइड भी कोवलेंट होता है, बाकी किसी का फ्लोराइड इन चारों में से कोवलेंट नहीं होता है। ठीक है, चलो अब तो आपको इतना समझ आ गया कि अच्छा, नॉन मेटल मेटल के बीच में कंपाउंड था, मतलब होना आयनिक चाहिए था, लेकिन फजान रूल्स के कारण कोवलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होता है, 50% ज्यादा, जिसके कारण इसका इन चारों का कोवलेंट, चारों कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। इसलिए मैंने लिखा कि लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के जो हैलाइड हैं वो आपके कोवलेंट कंपाउंड हैं एक्सेप्ट फ्लोराइड्स, और फ्लोराइड में भी बेरिलियम फ्लोराइड आपका कोवलेंट कंपाउंड होगा। ठीक बात है। अच्छा, अब कोवलेंट कंपाउंड में किसमें वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगी? जहां पोलैरिटी ज्यादा होगी, जहां पोलैरिटी ज्यादा हो, जहां पोल्स ज्यादा बने मतलब एक जगह डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा बने, डेल्टा नेगेटिव ज्यादा बने, तो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव जितना ज्यादा बनेगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। पोल्स जितने ज्यादा बनेंगे ना, देखो जहां एक जगह डेल्टा पॉजिटिव है, एक जगह डेल्टा नेगेटिव है, एक जगह डबल डेल्टा पॉजिटिव है, एक जगह डबल डेल्टा नेगेटिव है, तो इस जगह पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा बन रहा है, डेल्टा नेगेटिव ज्यादा बन रहा है, तो इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। तो जहां पोल्स ज्यादा बनेंगे उधर आपकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी। और पोल्स ज्यादा कहां बनेंगे? जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, या बॉन्ड पोलैरिटी जहां ज्यादा होगी। मतलब इन केस में क्या है, वंडरवॉल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड पोलैरिटी के। बस ये कंसेप्ट आपको इन 4 एग्जांपल में लगाना है, बाकी सब में तो वही लगाना जो मैंने आपको बताया, मोलिकुलर वेट, ये सब, सरफेस एरिया, ये सब वाला। तो इनमें बस लगाना है वंडरवॉल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड पोलैरिटी के, कि जहां बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जहां ज्यादा होगा वो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, और जो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा उस केस में वंडरवॉल फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। आप अगर पिछले 15 लेक्चर देख के आए होंगे तो जो मैंने अभी राम कहानी आपको सुनाई है ये कुछ भी नहीं है, रद्दी सी कहानी है, क्योंकि हम 15 लेक्चर में इतना हैवी तक जा चुके हैं। ठीक है, तो वंडरवॉल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड पोलैरिटी के इन चारों केस में। तो आपको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है आयोडीन से। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, ये उससे कम पोलर होगा, ये सबसे कम पोलर होगा। इस करके बॉन्ड पोलैरिटी के अकॉर्डिंग बताया कि इधर बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी, इधर बॉन्ड पोलैरिटी कम, इधर सबसे कम। इस करके आपके ए ऑर्डर आए हैं, इस करके आपके ऑर्डर आए हैं। तो वंडरवॉल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड पोलैरिटी के। इन केस ऑफ ए आपको कहां लगाना है? इनके केस में ही, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के हैलाइड्स में एक्सेप्ट फ्लोराइड में आपको बॉन्ड पोलैरिटी के अकॉर्डिंग बताना है, मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग ना बताना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपको तोहफे में -1 मार्क्स मिल जाएंगे। उसको लेके फिर आप झोला उठा के घर आओगे, फिर आपको पता लगेगा। ठीक बात है। तो प्लीज इन 4 क्वेश्चन में गलती ना करना, इसमें गलती करते हैं तो ये गलती नहीं करेंगे हम। ठीक बात है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। कल हमारा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लेक्चर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे।